अंधेरे में भी रास्ते ढूंढ लेते हैं जो अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं। सितारे पाने की हिम्मत रखो तुम, क्योंकि आसमां से ऊंचे भी सपने पूरे होते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया सर्वप्रथम मां हिंदी को कोटि से वंदन करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं रीट लेवल 2 की मुख्य भर्ती परीक्षा हिंदी विषय के सिलेबस यानी ग्रेड 3 हिंदी विषय के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार तैयारी करें, किस टॉपिक पर टारगेट किया जाए तो हम एक सुनिश्चित सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी एक परफेक्ट जो है रणनीति की बड़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि युद्ध वाले दिन तो केवल अभ्यास के प्रमाण दिए जाते हैं, बाकी युद्ध तो कई बार पहले लड़ा जा चुका होता है। और किसी ने कहा है कि रणभूमि से पहले मनोभूमि में युद्ध का होना परम आवश्यक है। तो आशा अपेक्षा आप स्वस्थ मस्त और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सत्र की करता हूं शुरुआत, देखिएगा सिलेबस के साथ। लेवल 2 मुख्य भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, ग्रेड 3 की बात कर रहा हूं 2025 जो 26 में आपके होने वाली है। हिंदी जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के टॉपिकों की बात करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ पढ़ लेना सिलेक्शन का आधार नहीं होता है। कुछ चीजें छोड़नी होती है जो अपने कमजोर पक्ष होते हैं, जो अपने मजबूत पक्ष होते हैं, उनको परफेक्ट बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि तुम जीके भी सारा पढ़ के याद कर लोगे, हिंदी सारा पढ़ के याद कर लोगे, नहीं, कुछ चीजें छोड़ने की भी होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मेरिट कभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं जाती है, टॉपर्स कभी भी 100 आउट ऑफ 100 कंपटीशन में नहीं लाता है। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकरण कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में रहने वाले हैं और किस प्रकार हमें इनको डील करना है, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है वर्णमाला। अब वर्णमाला की बात करें तो लिखा हुआ तो बहुत सामान्य है कि वर्णमाला का ज्ञान। अब वर्णमाला में तुमसे क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले सुनिएगा। वर्णमाला की बात करता हूं तो नंबर 1 स्वर विभाजन आ सकता है। क्या आ सकता है? स्वर विभाजन आ सकता है। स्वर विभाजन का मतलब कौन सा स्वर किस नाम से जाना जाता है, या जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, या जो है मुखाकृति के आधार पर, किसी भी प्रकार जो स्वरों का एक विभाजन होता है उसको पूछा जा सकता है। आभ्यंतर के आधार पर, बाह्य आभ्यंतर में कितने स्वर आते हैं, कौन कौन से स्वर बाह्य आभ्यंतर में आते हैं, इन सब के बारे में चर्चा की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में विभाजन के बाद में वर्णमाला की बात करता हूं तो फिर मैं बात करता हूं व्यंजनों का विभाजन। किसका विभाजन? व्यंजनों का विभाजन, है ना। तो व्यंजनों का विभाजन पूछा जा सकता है। कोई व्यंजन मूल रूप से कितने प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, संघर्षी वर्ण कौन से हैं, जो है स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, अर्धस्वर की श्रेणी में कौन आएगा, उच्छिष्ट में कौन आएगा, मूल वर्णमाला में किसको शामिल किया गया, किसको नहीं शामिल किया गया, इन सभी पे तो बात पूछी जाती है। लेकिन मैं वर्णमाला के बारे में एक और जानकारी आपको सिखाता हूं। जैसे उदाहरण के लिए बात करता हूं ल वर्ण। किसकी बात करता हूं? ल वर्ण की बात करता हूं। आपको प्रत्येक वर्ण के बारे में जितनी बातें आती है ना, आपको एक काम करना, वर्णमाला को बढ़िया से तैयार करना है। तो आप एक एक वर्ण लिखो और एक एक वर्ण के बारे में तुम कितना जानते हो वो सब लिखो। सर कैसे लिखूं? तो सुनो, ल की बात करता हूं, य र ल। सबसे पहले आपने लिखा कि सर ये दंत्य है। क्या है? दंत्य है। सर इसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं, कहते हैं पार्श्विक। उसके बाद में सर इसको अंतस्थ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। सर ये घोष वर्ण है। सर ये अल्प प्राण वर्ण है। क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। यानी कि एक उदाहरण दे रहा हूं इसमें, केवल ये ना जानकारी नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। अब इसके बारे में आपको 5 बातें पता थी। क्या थी? 5 बातें पता थी। ऐसे हर वर्ण के बारे में लिख लो। और एक ऐसा सवाल जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं कि इस टाइप का कोई सवाल आएगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, मेरा अनुभव कहता है, मेरा अनुमान कहता है, इस प्रकार की बातें आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में आता है शब्द विचार। क्या आता है? शब्द विचार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय के अंदर आपके संबंध, समुच्चय, क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक और निपात आता है। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि हर टॉपिक अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है, अपने मायने सबके अलग होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकारी शब्दों में संज्ञा टॉपिक होता है। क्या होता है? संज्ञा टॉपिक होता है। संज्ञा में जब तुम पढ़ते हो तो मैं हमेशा तुम्हें कक्षाओं में बोलता रहता हूं, जब प्री पढ़ाया तब भी मैंने आपको
कई बार चीजें बताई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञा में आता भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण पूछा जाता है। कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द किससे बना, लाइक विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक से, अव्यय से, सर्वनाम से, किससे बना, इसमें फोकस कीजिएगा। उसके बाद में सर्वनाम। सर्वनाम वैसे भेदभाव तुम जानते हो, 11 मूल सर्वनाम होते जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं जो लेवल 2 का स्टूडेंट इसको देखे तो उसको तैयारी करनी चाहिए सर्वनाम के कार्य के रूप पर। उसको सर्वनाम का कार्य के रूप जो है वो तैयार करना है। जैसे एग्जाम में आ गया, उसने पूछा कि भाई किसी शब्द है, क्या है, या सॉरी कोई शब्द है, कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो कोई शब्द का अपादान बहुवचन रूप बताइएगा। क्या पूछा, अपादान बहुवचन बताओ। अब बच्चे ने 6 भेद याद कर रखे हैं और 11 मूल सर्वनाम की जानकारी है, उसको इसका कार्य के रूप नहीं आता, तो सर्वनाम का कार्य के रूप तैयार करके चलिएगा। और इन चारों शब्दों के कौन कौन से विकारक शब्द होते हैं वो जरूर याद कीजिएगा। अव्यय की बात करता हूं तो क्रिया विशेषण बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछा जाने वाला सवाल है। संबंध समुच्चय जानते हो, और उसके बाद में विस्मयादिबोधक, जिसको बच्चा बहुत सरलता से लेता है, लेकिन विस्मय में नए सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। जैसे कौन सा घृणा सूचक विस्मय है, कौन सा हर्ष सूचक विस्मय है, कौन सा चेतावनी सूचक विस्मय है, तो इन पे सवाल तुमसे किए जा सकते हैं। उसके बाद में लिंग वचन एक ऐसे टॉपिक है जिसको मैं मानता हूं कि मुफ्त के नंबर है। खासकर उन शब्दों पर जरूर विचार करें जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, या हमेशा एक वचन रहते हैं, हमेशा बहुवचन रहते हैं, जिनका परिवर्तन संभव नहीं होता है, उनसे सवाल किया जा सकता है। काल कारक, कारक तुम्हें 2 परिप्रेक्ष्य में पढ़ना महत्वपूर्ण है, 2 नहीं 3। एक तो सर्वनाम के संदर्भ में, एक समास के संदर्भ में, एक कारक कारक के लिए। कारक को जब पढ़ो तो तुलनात्मक पढ़ो, जैसे कर्ण और अपादान सामने रख के पढ़ो, कर्म और संप्रदान को सामने रख के पढ़ो, है ना। फिर जो विशिष्ट कथन बनते हैं उनको अलग से रख करके पढ़ो, इससे तुम्हें सहायता मिलेगी। वाच्य और विकारी शब्दों का रूपांतरण। विकारी शब्दों का रूपांतरण का मतलब क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया लिंग, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष या वाच्य के आधार पर बदलती है, तो इनको देख कर देखना कैसे बदल रही है। शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात करता हूं तो तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है, विदेशी आता है, संकर आता है और अर्थ तत्सम आता है। ये आपको सीखना है कि तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज, विदेशी, संकर, इन पर बड़ी गहरी जानकारी होनी चाहिए। अब विदेशी शब्दों को तुम याद कर रहे हो तो विदेशी शब्द सर कितने याद करें, याद होते नहीं, भूल जाता हूं, अरबी फारसी में चला जाता, फारसी तुर्की में चला जाता है। तो बेटा इनको अच्छी कहानियां बना के सीखो। जैसे आप मान लो फारसी भाषा के शब्द पढ़ रहे हो तो आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको एक कहानी बनानी पड़ेगी। जैसे गुलाब के बाग में दर्जी आया, गुलाब के बाग में दर्जी आया, पाजामा बनाया, तभी बारिश होने लगी, फिर बारिश से जुकाम लगा, जुकाम से बदहजमी हुई तो जलेबी खाई। मजदूर साल भर मेहनत करके मकान बनाता है, लेकिन बुलबुल बरामदे में कारीगर के साथ बालूशाही और समोसा खाती है। शहर में सेनाई बजी, सरकार ने सब्जी के भाव बढ़ा दिए, तो एक बेवकूफ शायर ने हिंदी में शायरी लिखी। इनमें जो क्रियापद आ रहे वो इस भाषा के नहीं, बाकी मैंने जितने शब्द बोले फारसी के, तो एक स्टोरी रूप बनाओ। जैसे दिमाग में आएगा ना कि कबीर, तो आएगा दिमाग में कबीर ने किले में बैठकर कलम से किताब लिखी, ये अरबी भाषा के। सुबह के मौसम में अल्लाह का असर हुआ, इजलास के इरादे से ईद मनाई, ईमान से ईसा ने अकबर ने ईशा को इशारा किया, बात मानी तो ऐसा, नहीं तो खत्म खारिज। मौलवी मस्जिद में आया, हलवाई को साथ लाया, मिठाई बनवाई, जौहरी भी आया। आपको ऐसे कहानियां बनानी पड़ेगी, ये कहानियां लंबे समय तक दिमाग में ठहरती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में रचना के आधार पर मूल शब्द आता है, यौगिक शब्द आता है और योग रूढ़ आता है। तो यौगिक में आ जाएगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और मूल शब्द क्या होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्याय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द। इन शब्दों को लंबे समय तक यदि तुम याद रखना चाहते हो तो इनको लिख के पढ़ने की ट्रिक पैदा करो। इनको पढ़ना है तो लिख के पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वहां पीछे बात होगी। शब्द शुद्धि अच्छे से अभ्यास करें, लेकिन शब्द शुद्धि को सर लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं, तो इसका बहुत बेस्ट तरीका बताता हूं। पहले अशुद्ध शब्दों के नोट्स बना लो, अशुद्ध शब्दों के जो महत्वपूर्ण, चाहे मैंने पढ़ाए, किसी टीचर से तुम पढ़े हो, फिर उनका शुद्ध रूप अपनी तरफ से बनाने का प्रयास करो। फिर चेक करो कि तुम्हारी गलतियां क्या हुई। रोज के 10 से 15 शब्द बनाओ, टिल एग्जाम बढ़िया 400-500 शब्द तैयार हो जाएंगे, पर्याप्त है, हो जाएगा काम।
उसके बाद वाक्य शुद्धि के प्रकार और उदाहरण, ये थोड़ा लेके सोचना है कि एक वाक्य अशुद्ध क्यों है। लिंग की अशुद्धि है, वचन की अशुद्धि है, अनावश्यक शब्द की, अनुपयुक्त शब्द की, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की या विशेषण के अन्वय की या क्रिया की, मुहावरे की, किसकी अशुद्धियां वो जानना है। वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण अति महत्वपूर्ण है, इसमें फोकस करिएगा। सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से सरल बनाना, मिश्र बनाना, ये वाक्यों का रूपांतरण आपको सीखना है। विराम चिन्ह का प्रयोग, अभी हालिया एग्जामों को देखता हूं, जैसे ग्रेड सेकंड संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, उसको देखता हूं तो ये सिस्टम फाड़ने वाला टॉपिक है। उसे विराम चिन्ह से रेल बना दी बच्चों की, तो इसको कथन कारण के साथ में सीखना पड़ेगा। मुहावरे, लोकोक्ति अच्छे से तैयार करें। शब्द शक्ति, बेसिकली तुम गद्यात्मक रूप से पढ़ के जाओगे तब भी हो जाएगा मोटे मोटे तौर पर। उसके बाद में आता अपठित गद्यांश के भाव और व्याकरण संबंधी प्रश्न। भाव का मतलब ज्यादातर शीर्षक पूछने की संभावना रहती है, तो उसका तो वहां पढ़ने के बाद ही अपन कर पाएंगे। और व्याकरण से संबंधित प्रश्न, फिर अपठित पद्यांश के भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आता है। और फिर आती है पारिभाषिक शब्दावली। इसमें प्रशासनिक नहीं है, पारिभाषिक शब्दावली है। सब इंस्पेक्टर में जब तुम पढ़ते हो तो प्रशासनिक शब्दावली आती है, विधिक यानी कानूनी, ठीक है। उसके बाद में आती है शिक्षण विधियां, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, जहां पर अपन लगभग 25 से 30 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। भाषाई कौशल, इन कौशल की बात करता हूं, ध्यान रखिएगा। भाषा कौशल के साथ साथ में भाषा कौशल के मेथड्स भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, कि कौन से विधि में कौन सा कौशल विकसित होता है और कौन सा नहीं होता है। हिंदी शिक्षण के उपागम, चाहे वो हर्बटी हो, चाहे चक्रीय हो, चाहे आपके पाठ संसर्ग उपागम हो, चाहे आपके इकाई उपागम हो, चाहे ब्लूम का मूल्यांकन उपागम हो, चाहे मैसूर विश्वविद्यालय का या एनसीईआरटी का उपागम हो, उसकी बात कर रहा हूं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग बिल्कुल सीधा सा है। हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, इसमें आपको मूल्यांकन टॉपिक नहीं, मूल्यांकन की विधियां पढ़नी है। ऐसा नहीं पूरा लेके रट्टे मार के बैठ जाओ ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। और निदान और उपचार, यानी उपलब्धि परीक्षण नहीं है, निदान और उपचार ही है, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी, उत्कर्ष लेके आया आपके लिए होली हंगामा ऑफर, और जिसमें आपको उत्कर्ष ऐप के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ मिल रहा है और 100% कैशबैक पाने का मौका। जब आप कोर्स परचेज करोगे तो उसमें एक स्क्रैच कूपन आएगा। जैसे अपन कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लेकर, मतलब बचपन में कभी खिलौने वगैरह खरीदो तो उसमें वो स्केच वाला आता था, 1 रुपए की लॉटरी वगैरह, तो उसमें स्केच करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो उत्कर्ष का पुराना स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट है, वो इस पेड स्टूडेंट को 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। अब सर ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, सिलेबस भी पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो सर अभ्यास कहां से करें? तो एक तो चल रही है उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज, उसमें भी अप टू 90% ऑफ है ही है। साथ ही साथ आप सॉरी हाँ भाई, यदि आप ग्रेड 3 मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए हो तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को समर्पित पुस्तक हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां, रीट के पेपर हुए थे, चेक कर लेना बढ़िया से लेके, ठीक है। उसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं अभ्यास के लिए व्याख्यात्मक रूप से, और फिर शिक्षण विधियों के सवाल भी इसमें डाले गए हैं। और अभी पुस्तक ऑफर में केवल 120 रुपए में आ रही है, नहीं तो ये कितने की थी? 200 रुपए की थी, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए सूचना, जो रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा, चाहे वो लेवल 1 का स्टूडेंट है, चाहे वो लेवल 2 का स्टूडेंट है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना, और वो भी खुशखबरी वाली सूचना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को समर्पित हिंदी व्याकरण माला और हिंदी शिक्षण विधियां जो है, वो किताब जो 200 रुपए में आती है, वो पुस्तक अभी मात्र कितने में आ रही है? 120 में। और जो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का स्टूडेंट है, उसकी साहित्य संकलन पुस्तक मात्र कितने में आ रही है? अभी 80 रुपए में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको असंख्य शुभकामनाएं उत्कर्ष की तरफ से, मेरी तरफ से। बढ़िया से तैयारी करते रहे और होली की खूब खूब जो है आपको शुभकामनाएं। रंगों की तरह मुस्कुराते रहिए और आपकी जिंदगी में भी जल्द ही सफलता के रंग हो, ऐसी कामना करता हूं। मां हिंदी को कोटि से नमन करते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।